अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई और किसी वक्त में पाकिस्तान की बासर और ताकतवर तरीन शख्सियत पर सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के लिए नुकसानदेह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और लोगों को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने के मुतालिक 4 इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाया गया और इस सज़ा के बाद फैज़ हमीद अपील में जा सकते हैं। तो ये अपील किसके पास जाएगी? फैज़ हमीद किसी और के खिलाफ भी गवाही दे सकते हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा साबिक डीजी ISI का कोर्ट मार्शल होने का मतलब क्या है और इसके इदारे या फिर सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर तफसीली तौर पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। मुझे प्रोग्राम में माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद भी ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हाफिज़ एहसान अहमद से करना चाहूँगी। सर, मुझे ये बताएं, अगर हम इस फैसले की बात करें तो इसमें कहीं ये भी दर्ज है कि किसी सियासी जमात के साथ मिलकर इंतशार फैलाने से मुतल्लिक भी केसेस को कंसिडर किया जा रहा है। तो मुझे बताएं कि और भी केसेस हैं क्या, और भी फैसले आ सकते हैं इस 14 साल कैद बामुशक्कत के अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ और भट्ट साहब, आपका शुक्रिया। मैं ये समझता ये हूँ कि जो आपके सामने फैसला आया है ये पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक हिस्टोरिकल फैसला है और इसके डेफिनेटली पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके कैनवस पे भी इसके फार रीचिंग इफेक्ट आएंगे, चाहे वो आपके जो सर्विंग लोग हैं या इन द फ्यूचर के अंदर जो रिटायर्ड होंगे। इसके पाकिस्तान के अंदर जो आपके सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। इसके अंदर जो आपकी सिविल गवर्नेंस है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा और डेफिनेटली इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान की आम आदमी तक भी ये पहुंचेगा कि इस मुल्क के अंदर जो है अब अगर कोई भी शख्स जो है वो लॉ की, अपने रूल्स की या अपने ओथ की वायलेशन करता है तो जिस पोजीशन पे भी रहा हो उस मुल्क का कानून या उस मुल्क का इंसाफ का निज़ाम जो है वो उसको इंसाफ के निज़ाम के नीचे जो है वो ला सकता है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो डीजी ISI या DGC जो है, जिस तरह 2017 से लेके 2022 तक जो है वो पाकिस्तान के बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के अंदर रहे, DGC भी रहे, DGI भी रहे, कोर कमांडर्स पेशावर भी रहे, उसके बाद एडवोकेट जनरल भी रहे, कोर कमांडर बहावलपुर उनकी आखिरी पोस्टिंग थी। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो अगर उनकी पर्सनैलिटी की आप एनालाइज करें तो एक तो ये था कि जनरल फैज़ जो थे वो बड़ा एक एक्सपोजर वाला उन्होंने अपना टेन्योर जो गुजारा है और दूसरा जो सबसे बड़ा ये था कि ओवर एम्बिशियस जो है वो आपको चीज़ें नजर आएंगी कि अगर आप मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर देखें, तहरीक लब्बैक वाला इंसिडेंट देखें तो किस तरह खुद जाके उन्होंने सिग्नेचर किया, काबुल की जाके आप पिक्चर्स देख लें जो आपके सामने आई फोटो के अंदर, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ उनकी मीटिंग्स देखें, उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके रिलेशन आप देखें कि किस लेवल के अंदर से। तो उन्होंने खुद कहा कि जी सारी चीज़ें तो थी, वो कर्नल चलाया करते थे तो हमें तो किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी, हम उन्हें ही कहते थे। तो उनका पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर था वो बड़ा इफेक्टिव किस्म का एक रोल था। आप मुझे यहाँ ये बताएं कि अगर हम फौजी अस्करी इदारे की बात करें तो अपने ही एक जर्नल के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है जिसके ऊपर ये इल्ज़ामात थे जिनकी आप बात कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है अगर यही मुजरिम जिसे सज़ा सुनाई गई है ये कोई और सबूत पेश कर दे साबिक वज़ीर आज़म के अगेंस्ट, इमरान खान के अगेंस्ट, तो वहाँ पर क्या होगा? क्या उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो फौजी अदालतों में की जा सकती है और क्या कुछ इसी तरह की कार्रवाई होगी? साथ ही साथ एक बड़ा ही अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि मुल्क से बगावत करने वाले, मुल्क में इंतशार फैलाने वाले और ये इंतहाई अहम मुकदमात जो हुए हैं इनकी सज़ा तो सज़ाए मौत होनी चाहिए थी, तो ये 14 साल कैद की सज़ा। देखिए मुनीज़ा, एक तो ये है कि जो उनके ऊपर चार्जेस लगे वो लगे सेक्शन 26B लगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी सेक्शन 40 है या 52 या 55 या 59 जो है उसके अंदर जो सबसे मैं समझता ये हूँ कि जो 26B है जिसके अंदर आया है कि उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट जो 27 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर गए और उसके अंदर आपके सामने कुछ मोबाइल्स का भी जिक्र आता है क्योंकि एम्बिशियस तो थे इस सारे प्रोसेस के अंदर, इसमें तो दो राय नहीं है। और अगर उस एम्बिशियस के होते हुए उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर गए हैं और उसका जो है वो फॉल आउट जो है इन 2 सालों के अंदर जो था वो 22 के लेके 23 का जो आपका 9 मई का इंसिडेंट आया है
तो किसी न किसी जगह वो एविडेंस ऐसी आई है कि जिसके अंदर उन्होंने अपना सेक्शन 26B आर्मी एक्ट तो उसकी वायलेशन की है। अब उसके अंदर वो फर्दर प्रूव मेरा ख्याल है कि उसके अंदर जाएगा कि वो कौन से ऐसे एरिया थे जहाँ के अंदर जाके उन्होंने वायलेशंस की या फैसिलिटेट किया या अपने लॉज की वायलेशंस की। और अगर वो चीज़ें कनेक्ट डॉट्स जो हैं, क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स के अंदर डॉट्स की आपकी जो है वो कनेक्शंस होती है, अगर वो डॉट कनेक्ट होते होते पाकिस्तान के उस 9 में एक इंसिडेंट की तरफ चले जाते हैं या उसके बाद फौज के अंदर एक म्यूटिनी की तरफ चले जाते हैं, तो फिर उसके अंदर ये है कि एक नया प्रोसेस जो है वो आपका जिस तरह भी शायद चल रहा है, उसके बाद दोबारा एक आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी, इन सारों को बुलाया जाएगा, फिर समरी ऑफ एविडेंस आएगी, फिर उसके बाद अगर जरूरत है तो सेक्शन 73 जिस तरह इन्हें कस्टडी के अंदर लिया गया है वो लिया जाएगा, सेक्शन 90 के नीचे जो है वो फील्ड यानी इमरान खान के खिलाफ भी फैसला आ सकता है 9 मई में। एक ट्रायल है जो आपका कानूनी शहादत पर सर है। देखिए बात ये है कि एक तो मुनीज़ा बात बड़ी वाज़ेह है कि ये तो साबित हुआ है कि उन्होंने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट जो है उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लिया है, तो इसीलिए तो उसके अंदर उन्हें सजा हुई है। अब उसके अंदर कितने, ये तो मुमकिन नहीं है कि अकेले ही उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की हो या किसी जगह जाके स्पीच कर दी हो। हाँ, या कोई ना कोई गिरोह तो होगा ना, इसमें जड़ें तो होंगी ना। हमारे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हैं। हाफिज साहब, मुझे भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, आप ये बता दें कि जो फैज़ हमीद हैं उनको सज़ा होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, और क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पुरइत्मीनान हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले से खुश है? देखिए मुनीज़ मोइन साहिबा, सबसे पहली बात तो ये है कि मुलज़म से मुजरम बन गए हैं इस वक्त जनरल साहब फैज़, रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। अब बात 9 मई की कर रही हैं और बात है इनको इस वक्त जो 14 साल की कैद हुई है, पहले भी बानी चेयरमैन को 14 साल कैद हो चुकी है, इनको भी 14 साल कैद हो गई है। इसमें इख्तियारात से तजावज़ की बात है। मुल्क जो है ना वो एक हार्ड स्टेट की तरफ जा रहा है। आप देखें लंदन में बैठे हुए वो रिटायर्ड मेजर भगोड़े जो है आदिल राजा साहब, वो भी 50,000 पाउंड यानी तकरीबन 1 करोड़ कोई 87 लाख रुपए जुर्माना दे रहे हैं, फिर माफिया भी मांग रहे हैं, फिर कहते हैं जनाब कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने पाक फौज की तौहीन की है। अब इन तमाम बातों को अगर आप क्रक्स ऑफ द मैटर लेके आएंगी ना, तो आपको ये गौर करना पड़ेगा कि 9 मई में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर सारों की सजाएं जो पहले हो चुकी है। अब वाकया ये हुआ क्यों है, नेक्सस जो है, प्लानिंग क्या है, मास्टरमाइंड कौन है, इसका फैसला होने की तरफ जा रहा है। अगर ISPR की जो प्रेस रिलीज निकली है उसकी आखिरी 3 लाइनें देख लेना, मुजरम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत और इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरम के मुलव्वस होने के मामलात को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक कि मुजरम के सियासी अनासर, भाई ये सियासी अनासर कौन है मुजरम के साथ? तो सियासी अनासर अगर गौर किया जाए थोड़ा सा, तो ये तो अडयाला जेल की तरफ बात जा रही है। ये तो कहानी फिर मुनीज़े उस तरफ जा रही है। अगर ये कहानी उस तरफ जा रही है तो आने वाले दिन जो है वो तो फिर बहुत सख्त होते जाएंगे। लेकिन आपकी इजाज़त से सवाल सिर्फ यहाँ पर ये चल रहा है कि जो भी होना है इस मुल्क में वो पाकिस्तान के लिए, मफाद के लिए होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ को छोड़े, नवाज शरीफ की बात यहाँ पर खुश हैं कि नहीं है, क्यों छोड़ दें नवाज शरीफ साहब की बात को? आज देखें, वो आपने भी देखा वो कितने अच्छे तैयार हुए थे, कितने खुश मिजाज लग रहे थे। पहले वैसे इतने खुश दिखाई नहीं दिए। नहीं, देखें बात यह है कि मुल्क जिस तरह तरक्की की जानिब जा रहा है, मेरा ख्याल है हाफिज एहसान साहब भी उतने खुश हैं, नवाज शरीफ भी खुश है और शहजाद भट्ट और मुनीज़ मोइन को भी खुश होना चाहिए। जिसने भी कानून को तोड़ा है, जिसने मेरे शोहदा के मुजस्मे तोड़े हैं, उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ ये है, माहिर कानून है और ये फौजी अदालतों पर ना पूरी ग्रिप रखते हैं हाफिज एहसान साहब। मैं इनसे जानना चाहूँगा, हाफिज साहब जनरल फैज़ को सजा हो गई, यहाँ तक ठीक है, अब हमें ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि जब ये कोर्ट मार्शल होता है तो फिर ये सज़ा 14 साल हो गई, वो मुलज़म कहाँ रहता है? वो अडयाला जेल इमरान खान के पास शिफ्ट कर देंगे, वो वहाँ पर फौजी अदालत में रखा जाता है और क्या होता है? एक तो ये बात है। दूसरा मेरा सवाल सिर्फ आपसे छोटा सा ये है कि आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि जो अभी बात आप कर रहे थे डॉट्स की, डॉट कनेक्ट होते जा रहे हैं, और अगर डॉट कनेक्ट होते जा रहे हैं तो क्या बानी चेयरमैन का मुकदमा आर्मी तो नहीं चलाने जा रही? 2 सवाल है हाफिज साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक प्लान भी था और फौज के अंदर एक म्यूटिनी भी थी
कि जिसके अंदर आपने एक बगावत को प्रोवोक किया था, वो तो बस हुआ ये कि फौज का इंटरनल एक स्ट्रॉन्ग अपना सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये है कि एक यहाँ पे रिस्ट्रेंट भी किया गया, या शायद ये था कि उसको ये परसिस्टेंट या कंसिस्टेंट नहीं रख सके। तो ये तो एक ऐसी चीज है। और दूसरा ये है कि यहाँ वर्कर्स का भी काम नहीं था कि जी उन्होंने प्लान कर लिया हो कि यकदम हमने GHQ जाना है या कोर कमांडर्स जाना है या उसके बाद फैसलाबाद ISI जाना है या उसके बाद आपने मर्दान या आपके पेशावर है उस जगहों पे जाना है या मियां वाली एयर बेस के अंदर जाना है। तो मखसूस जगहों के ऊपर जो है आपको मखसूस लोग उस प्रोसेस को लीड करते भी नजर आएंगे। अब ये है कि जब आपने ये काम जो है वो एक हुआ, तो उसके पीछे जो वाला जो मामला जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, अगर तो ये कनेक्टिविटी उधर जाएगी तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये सीरियस चैलेंजेस के तौर पे आएगा, और उन सारे अगर इसके अंदर आते हैं तो सबका जो कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट है उसके अंदर आएगा, और उसकी सजा जो है वो मैक्सिमम जो है वो डेथ भी हो सकती है। दूसरा जो आपका सवाल ये है कि जिसके अंदर क्या जो है कि वो जब एक बन जाता है कॉन्विक्ट जो है, तो बट सब होता ये है कि मिलिट्री लॉज के नीचे जो है जब आप किसी को सजा देते हैं तो फिर आप उसकी कस्टडी जो है वो किसी ना किसी जेल के अंदर दे देते हैं, और जेल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। ठीक, इस वक्त फैज हमीद कहाँ है? देखिए इस वक्त जो है चूंकि उन्हें कस्टडी जो है वो उनकी कल से मेरा ख्याल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी गई होगी, और जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी गई होगी तो ठीक है, और जब फैसला आ जाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से, तो के बाद तयन किया जाएगा कि उन्हें कौन से जेल में भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज एहसान अहमद साहब। बात यह है कि जिस इदारे के ऊपर उंगली उठाई जाती थी कि ये इदारा मुदाखलत करता है, अंदरूनी मामलात में इंटरेस्ट लेता है, उस इदारे ने अपना मुहासबा कर लिया है और एहतसाब करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या सियासी रहनुमा, सियासी जमातें, सियासी कायदीन भी इसी तर्ज पर अपना एहतसाब करेंगी, ख़ुद को कौम के सामने लाएंगी, जो उनसे माजी में गलतियाँ हुई हैं उनका एतराफ़ करेंगी? अगर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह मुल्क का क़िबला भी दुरुस्त हो जाएगा और आपकी अपनी सियासी जमातों की समत भी बेहतर हो जाएगी। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे पास भारत और अफगानिस्तान के लिए बुरी खबर क्या है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए इंतहाई बुरी खबर यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाका तैयारों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मुआवनत की फरोख्त की मंजूरी दे दी है, जिसकी मजमूई मालियत 68 करोड़ 60 लाख डॉलर है। और ये बात अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA की जानिब से 8 दिसंबर को कांग्रेस भेजे गए खत में बताई गई। फरोख्त में लिंक 16 सिस्टम्स, क्रिप्टोग्राफिंग आलात, एवियोनिक्स अपग्रेडेशन, तरबियत के मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल की गई है। DSCA ने खत में यह भी कहा है कि यह फरोख्त अमरीका की खारजा और कौमी सलामती के मकासद के मुताबिक है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और मुस्तकबिल के मुमकिन ऑपरेशंस में अमरीका और उसके इत्तेहादियों के साथ जो पॉसिबल तरीके से इसको ऑपरेट किया जाना है वो बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। अगर हथियारों की बात की जाए तो जदीद फ़रोग के लिए राजनाथ का दौरा अमरीका जो कि होना था उसे मनसूख कर दिया गया था। उसके बाद अगर आप बात करें अमरीका की, तो पाकिस्तान के साथ डील करना भारत के लिए क्या पैगाम दे रहा है? आप ये भी देखें कि अफगानिस्तान से बढ़ती हुई दहशत गर्दी में अफगान उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का पैगाम अफगानिस्तान की पॉलिसी बदलने में क्या मुआविन साबित हो सकता है। तो इस किस्म के सवाल पैदा हो रहे हैं। मैं कि अपना पैनल इंट्रोड्यूस करूं। पैनल में मेरे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। बट साहब तो ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद है। मैं आगाज़ करना चाहूँगी एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब से। सर, हमारे तो JF-17 थंडर ही मान नहीं थे। आप देखें कि आज़रबाईजान के बाद किर्गिस्तान के साथ डील लॉक हुई और अब आप ये देखें इस तैयारे की बात कर रहे हैं हम F-16 की, जो कि 29 ममालिक ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब अमेरिका ने इसकी अपग्रेडेशन के लिए अपने इंटरेस्ट का माली तौर पर इजहार किया है कि वो दिलचस्पी भी रखते हैं और वो इसे करेंगे भी। तो मुझे बताएं आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, अब होने क्या जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक बड़ी अच्छी और खुशाइन डेवलपमेंट है, जिससे हमारी जो F-16 का फ्लीट है वो न सिर्फ ये कि मज़ीद अपग्रेड होगा, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो डिफेंस है और एयर पावर की जो एप्लीकेशन है उसमें हमें एक बूस्ट मिलेगा।
मैं आपके नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमारे पास दो तरह के F-16 तैयारे हैं। एक वो बैच है जो हमने 1982 ऑनवर्ड लिया। ये F-16A और B मॉडल्स थे और वो अपने ज़माने के बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, यानी उस वक्त उसको बहुत सारी एयर फोर्सेस के अलावा खुद यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स भी यूज़ कर रही थी अपने F-14 और F-15 फ्लीट के साथ। और हमने इसको इस्तेमाल किया। हमने इसको सोवियट्स के अगेंस्ट जो हमारी वॉर थी, जब वो उन्होंने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन की हुई थी, तो उनके साथ हमने इसमें से बहुत सारी कॉम्बैट्स की और बहुत सारे उनके जहाज़ गिराए भी। और फिर हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस इससे रखा। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रोटेक्शन देने में F-16 को हमने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। फिर दूसरा जो हमारे पास बैच आया वो पोस्ट 9/11, वो ब्लॉक 52 है, जो निस्बतन बहुत अपग्रेडेड और अच्छे जहाज़। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये इतनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है एविएशन और एवियोनिक्स की कि ये अपनी सर्विस के दौरान अपनी लाइफ जो है उसको पूरा करने से पहले ही ये ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तक मार्केट में उससे बेहतर इक्विपमेंट जो है वो आ चुका होता है। तो हमने ये किया, हमारे जो पहले 80s वाले F-16 थे उनकी हमने मिड लाइफ अपग्रेडेशन की, एक प्रोग्राम रन किया हमने MLU प्रोजेक्ट, जिसमें हमने उन तमाम जहाज़ों को हमने अपग्रेड किया, उनकी एवियोनिक्स, उनके मिसाइल्स, उनके रेडार्स की रेंजेस और इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स उसमें इनकॉर्पोरेट किए और उससे वो हमारी सर्विस में उनकी कैपेबिलिटी जो है वो बरकरार रही। अब इसी तरह जो ब्लॉक 52 हैं, अब ये जो जहाज़ हैं ये आप ये देखिए कि पिछले 30 सालों में जो है ना मिसाइल्स जो हैं उनकी रेंजेस 12-13 मील से 12-13 नॉटिकल माइल से जो है ना बढ़ के अब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के BVRs आ गए हैं। हमने अभी रिसेंट वॉर में देखा कि हमारी कितनी ज़बरदस्त BVR शॉट्स थी जिसमें हमने राफेल भी गिराए। तो अब जब ये अपग्रेडेशन होंगी तो इनके मिसाइल सिस्टम्स की रेंजेस बेहतर हो जाएंगी, इनकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी बेहतर हो जाएगी, यानी इनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स लग सकेंगे या अपग्रेड हो जाएंगे उनके सॉफ्टवेयर्स कि वो जो कंटेम्प्रेरी और अगले 15-20 सालों में आने वाली जो थ्रेट एनवायरनमेंट है जिसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में जिस तरह हमारे JF-17 ने, J-10Cs ने परफॉर्म किया, ये भी बिल्कुल उनके शाना बिशाना जो है ना अपना काम कर सकेंगे और बड़े अच्छे। तो ये आप ये समझिए कि ये हमें इस जो हमें ये एक पैकेज मिल रहा है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो इस पैकेज के बाद ये आप ये समझिए कि ये इतने ही जहाज हमने नए इंडक्ट कर दिए। अच्छा, यानी वो जो आप सर आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। मैं एजाज महमूद मलिक साहब, बात बहुत दिलचस्प है। अगर माजी की बात करें और हम इन्हीं तैयारों की बात करें तो इनकी रेंज कितनी थी? दैट वाज 70 किलोमीटर्स। मगर आप देखें कि PL-15 जिसका इस्तेमाल किया गया JF-17 में, उसकी रेंज 200 किलोमीटर्स है। और अगर इसको अपग्रेड किया जाता है तो फिर 70 किलोमीटर को कहां तक लेके जाया जा सकेगा? इसमें कितने और किलोमीटर्स का इजाफा हो सकता है? देखिए जी, वो डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से करते हैं और ये बातें चूंकि इंतहाई हसास और ऑपरेशनल नेचर की हैं, तो मैं सिर्फ एक मोटी बात ये करूंगा बट कि ये बहुत ज्यादा यानी कई गुना हो जाएगी। मैं समझ गई आपकी बात। किलोमीटर होगी सर, मैं सेंसिटिविटी भी समझ गई। छोटी सी जी नहीं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। ये जो कैपेबिलिटी है ना, इसको हम अपनी एयरफोर्स की या एयर कॉम्बैट की जुबान में इसको हम कहते हैं फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी, कि अच्छा। दो अगर दुश्मन हवा में है ना तो उनमें से किसके रेंजेस ज्यादा है और वो किस जो पहले गिराने की, यानी आप ये समझे कि 1-2 बॉक्सर हैं रिंग में, एक के जो है ना बाजू की रीच अगर 2 फुट है और दूसरे की 1.5 फुट है,
आप बात बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन बात वही है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर भारत को यही पता चल जाता कि 50 किलोमीटर की रेंज में पाकिस्तान उनसे बेहतर है तो वो अपने सारे के सारे राफेल बचा चुके होते, लेकिन ऐसा हो ना सका। आपने मेरी बात, आपने मेरे मुंह की बात कर ली और आपने। मैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब की जानिब जाना चाहती हूँ। सर, आप मुझे बताएं, पाक भारत जंग के बाद होता क्या है कि इंटरेस्ट लेता है भारत के अमेरिका से कोई डिफेंस डील कर ले, कोई जंगी तैयारे खरीद ले, लेकिन होता यह है कि राजनाथ भी अमेरिका का दौरा मनसूख कर देते हैं। तो क्या वजूहात हैं? क्या अमेरिका और भारत में भी कोई डील हो सकती है? जी हाँ, देखें, एक तो पहले चीज ये डील जो हमें पैकेज मिल रहा है तो ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं तो हमारे जो जहाज़ों की लाइफ है 2040 तक बढ़ जाएगी। सो दे विल ऑपरेशनल उस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। और सेकंड, जो अभी ये विजिट की आपने बात की, देखें उसमें बहुत सारे वजूहात है। एक तो टैरिफ का अभी तक इशू सेटल नहीं हुआ बिटवीन द टू कंट्रीज, 50% है, एक तो वो मसला है। सेकंड ये है कि अभी पुतिन साहब अभी आके चले गए हैं इंडिया, तो वो सिंबॉलिक भी था और उस आल्दो कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, कोई डील साइन नहीं हुए, लेकिन एक मैसेजिंग उन्होंने इंडिया ने कोशिश की तो अमेरिका को दिखाने के लिए कि रशिया के साथ ताल्लुकात, तो अमेरिका को भी रियलाइजेशन है कि ये हमें ये दिखाना चाहते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द टू कंट्रीज। जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी से बातें जब स्टार्ट की हैं, स्पेशली जिस तरीके से वो टॉन्ट करता है, इंसल्टिंग है ऑलमोस्ट है इंडिया के लिए, और हेड ऑन उनको ले रहा है। और अभी रिसेंटली देखिए 2 या 3 दिन पहले व्हाइट हाउस में इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे फार्मर्स थे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रेज किया था कि वाई वी आर डंपिंग इंडियन राइस, और वो ये कहते हैं कि इंडियन राइस जो है बड़ा चीप है वहाँ पे, तो लोकल जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कोई लेने को तैयार नहीं है। और इतने मतलब क्वांटिटी में वो चावल आ रहे हैं बासमती, तो वो कहते हैं कि उनके वो उससे ज़्यादा है वो डंप हो रहा है। सो उस पर भी क्वेश्चन रेज हुए हैं। और इसके अलावा ये देखें कि जो आप ट्रस्ट डेफिसिट जो मैं कह सकता है वो इनके दरमियान भी चल रहा है। मेरे ख्याल में बहुत सारी वजूहात है, डेट्स वाई, क्योंकि इनकी कंक्लूड कोई चीज़ होनी नहीं थी, और डेट्स वाई राजनाथ सिंह को ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिल गई थी और इसलिए वो वहाँ पे नहीं गए हैं। तो आप समझ लें कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है और दूसरा टैरिफ के इश्यूज भी हैं, और इसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं जा सके और फिर चीज़ें भी कोई कंक्लूड नहीं होनी थी। हाँ जी, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, इत्तफाक करते हैं ब्रिगेडियर साहब की बात से? मुनीज़े, क्यों नहीं इत्तफाक करना पड़ेगा। अब हर एयरफोर्स और पाक फौज वाले से इत्तफाक करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने माथे से सिंदूर उड़ा दिया है भारत का, और वो अब बेवा की तरह भारत के मुख्तलिफ शहरों में वो बेवा औरत की तरह फिर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो आप गुफ्तगू फरमा रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो F-16 तैयारों की है, जो $68.6 करोड़ के पैकेज की मंजूरी मिल गई है, अपग्रेडेशन पैकेज। ये बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत हम इसका खैर मकदम करते हैं, और भारत के लिए ये मैं समझता हूँ खतरे की एक घंटी बज गई है। आप देखें ना कि गुज़श्ता 50 सालों में अगर आप गौर करें तो 4600 से ज़ायद F-16 तैयारे बन चुके हैं, और 24 मुल्कों की फ़ज़ाइया में ये F-16 तैयारा शामिल है। यानी कि F-16 तैयारा ये जो डॉग फाइट होती है इसका ये चैंपियन कहलाता है, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो फेवरेट तैयारा है इसमें भी शामिल है, और तकरीबन 85 के करीब ये तैयारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आम तौर पर जो मजमूई तासर मिलता है ना कि पाकिस्तान F-16 तैयारे जो है वो जंगी मकासद या किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने के लिए, तो हमारा कोई इस तरह का कोऑर्डिनेशन अमेरिका से चल रहा है कि हम भारत पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन मुझे याद है कि अभिनंदन का जो तैयारा गिरा था, MiG-21 तैयारा, वो F-16 ने गिराया था। मैं मसूद अहमद खान साहब से सवाल लेना चाह रही हूँ। अफगानिस्तान से बढ़ती हुई दहशतगर्दी में अफगान उलमा और मशाइख ने कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पैगाम दिया है कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना। और अब आप देखें, अगर वहाँ के उलमा और मशाइख इस बात को एड्रेस कर रहे हैं तो फिर उनकी इंतजामिया, उनकी गवर्नमेंट क्या सोई हुई है? ये मेरा ख्याल में देखे प्रीएम्प्ट किया है उन्होंने, और देखे गवर्नमेंट ने खुद ही ये करवाया है। बेसिकली उनको अभी खदशा है कि अब पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, अब पाकिस्तान विल गो फॉर ए क्लीन अप ऑपरेशन, तो इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई की है कि जेस्चर देने की कोशिश की है
लेकिन अगर आप उसमें वाज़ेह तौर पर देखें, इसमें जो बातचीत की गई, उसने पहले ये कहा है अगर बाहर से कोई हमला करता है पूरे अफगानिस्तान की जो कौम है वो मुत्तहिद होगी, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। सो वो भी मैसेज हमें दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी बात की, देखें ये नई चीज कोई नहीं की इन्होंने इसमें जो लोग जमा थे। और आप देखें कि इससे पहले ये मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था कि जो लोग जहाँ जाके अफगानिस्तान लड़ते हैं तो वो कोई जहाद नहीं है, सो एंड सो इट इज आप समझ ले कि एक प्रीएम्प्ट किया है, उनको एक खदशा है कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा। और देखें ना कि जो हम कह रहे तो उसको फिजिकली करके दिखाए ना, ऑन ग्राउंड डिसमेंटल करें और एक ऑफिशियली भी आप करें। हम तो अभी मुत्तकी ने कहा कि हम इंडोर्स करते हैं इनको, लेकिन हमारी डिमांड्स तो ये है ना कि जो सेफ हेवन से जहां से दहशतगर्द ऑपरेट करें आप उनको रोकें और उनको डिसमेंटल करें और ये बताएं कि ये यूज नहीं होगा। वहां पे तो करने को तैयार नहीं, बट स्टिल दे आर यूजिंग। और लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी अंदर से भी जो फ्रैक्चर नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से नजरें एलाइस वाले दोबारा एक्टिव हुए हैं, और फिर हमने देखा है कि जो एक ईरान के अंदर बातचीत चल रही है और मुख्तलिफ अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई है बिटवीन द वॉरलॉर्ड जो नदर्न एलाइज के थे, वो एक ग्रेट गेम की एक शुरुआत एक दोबारा हुई है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन ये है कि स्टिल हमें जो है ना ये गोली देने की कोशिश की है, हम कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, कोई चांस नहीं है और इनसे हमने खैर की तवक्को नहीं है। और इनका यही है कि या तो फिजिकली करके दिखाएं अकॉर्डिंगली, देन हम इसको सोच सकते हैं कि ये सिंसियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद था, रियर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। बात यह है कि जब ये वक्त आप देखें पूरी दुनिया, खा वो अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, वो सब अगर पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं तो अफगानिस्तान के इस गलत फहमी में बैठा है कि वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला कर सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये पैगाम भी अफगानिस्तान की सरजमीन से ही आ रहा है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में क्या पेशरफ्त हुई है। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इंसानियत सोज वाक़या ना सिर्फ एक डॉक्टर के बहीमाना कत्ल की कहानी है, बल्कि हमारे माशरे के बिगड़ते हुए इखलाकी जवाल की दर्दनाक अलामत भी है। एबटाबाद से लापता होने वाली डॉक्टर वर्दा की मस्ख शुदा लाश का मिलना पूरे मुल्क को हिला कर रख गया है। भरोसे और दोस्ती के पर्दे में रचाया गया ये जुर्म इंसानियत के चेहरे पर एक ऐसा धब्बा है जो आसानी से मिटने वाला नहीं है। इस अलमनाक वाक़े ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, समाज और इंसाफ के पूरे निज़ाम पर संजीदा सवालात उठा कर रख दिए हैं। कुछ सवालात के जवाबात लेने के लिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में DPO एबटाबाद हारून रशीद साहब भी मौजूद होंगे और मैं चाहूँगी तफसीली तौर पर उनसे समझ सकें कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन पहले ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, हर खबर पर उनकी नज़र होती है, उनसे जान लेते हैं। भट्ट साहब, ये खबर आई कहाँ से, पता कैसे चला कि ये इतना बड़ा जुर्म हो गया है, किस तरह पता चला, बताएं। देखें मनीज़े मोइन साहबा, डॉक्टर विरदा एक नाम है। इस खातून ने 67 तोला सोना जो था वो अपनी एक दोस्त के पास रखाया और उसके बदले उसने 50 लाख रुपया उससे उधारा लिया। बाद 50 लाख रुपया वापस देते हुए उसने कहा कि सोना वापस किया जाए। ना तो उसने 50 लाख दिया और ना ही सोना वापस मिला। इसके बदले में जो थी डॉक्टर विरदा की सहेली, उसकी नीयत हो गई बद। अब जब नीयत बद होती है तो 5 अफराद के मैं नाम आपको बताऊंगा। पहला नाम है रिदा जो उसकी सहेली है डॉक्टर विरदा की, और इसमें दूसरा नाम है नदीम जो रिदा का साथी है जिसने उसके कत्ल में हिस्सा लिया है। तीसरा परवेज़ है जो कि दफन करने में शामिल था। चौथा शमरेज है जिसे पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी, वो अभी तक फरार है। और 5वां नाम अब्दुल वाहिद साहब है जो कि रिदा का शौहर है और केस में नामजद है। अब ये 5 अफराद ने ये सोने की वजह से ये सारे निज़ाम को पामाल किया और उसको बेचारी खातून डॉक्टर विरदा को जो है वो उसको कब्र तक पहुंचा दिया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सारे मामलात में जो पुलिस ने तफ्तीश की है, उसकी तफ्तीश में जो 6 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसमें DG प्रोसिक्यूशन AIG सोनिया शमरोज शामिल है और सबसे बड़ी बात है इसमें CTD भी शामिल है। अब CTD शामिल है तो CTD की रवायात तो आपको पता है कि फिर कुछ ना कुछ तो होना है और आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि इस केस का कोई मंतकी अंजाम भी आपको
नजर आ जाए। मुझे बताइए कि ये जो डॉक्टर वर्दा का केस है कहाँ तक पहुँचा है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? पैसे भी दिए गए थे इन लोगों को कि उससे कत्ल किया जाए, और उसके बाद लाश के साथ क्या किया, कहाँ तक पहुँचा है मामला? प्लीज़ हमारे साथ सारी खबर शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, केस का जिस्ट जो है वो तो आप लोगों को पता ही है, बट इन डिटेल मैं थोड़ा बताना चाहूँगा जी। 4 तारीख को डॉक्टर साहिबा जो थी वो अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई, और फिर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था तो उसमें ले जाके इनका कत्ल किया गया। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, शमरेज और परवेज ये दोनों बंदे वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे जिन्होंने इनका कत्ल किया, और फिर इसके बाद इनकी बॉडी को ठंडियानी की जंगलात की तरफ ले जाया गया और वहाँ पे इनको दफनाया गया। पुलिस के पास ये मैटर रिपोर्ट, ये दिन का वक्त हुआ था 12 बजे का जी, रात 9 बजे पुलिस के पास मैटर रिपोर्ट हुआ, और फिर उसकी जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो लिखवाई गई, और उसके बाद पुलिस ने तलाश करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे फिर ये डॉक्टर रिदा जो है इनको अरेस्ट किया गया, और इनका जो साथी था नदीम जो मेन प्लानर था अलॉन्ग विद रिदा। सर आपके पास खबर कौन लेकर आया था? इनके वालिद जी लेकर आए थे जी। ठीक, जी हाँ। फिर उसको अरेस्ट किया गया, और फिर उसका वो जो टेक्निकल एनालिसिस था वो किया गया, और उसमें ये कैरेक्टर जो है परवेज ये निकला, और फिर परवेज अरेस्ट हुआ। एंड लाइकवाइज भी फिर जो रिदा का हस्बैंड था, सिंस ही वाज अ पार्ट ऑफ इट एज वेल, तो फिर उसको भी अरेस्ट किया गया। एक बंदा जो है वो अभी मफरूर है, शमरेज उसका नाम है जी। फिर ये सारी अरेस्ट जब हुई अपॉन पॉइंटेशन ऑफ परवेज, फिर ये डेड बॉडी रिकवर हुई, इसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम में ये बात क्लियर होगी कि जिस टाइम इनको ले जाया गया उसी टाइम पे इनकी मौत वाक़या हो गई थी जी, इनको कत्ल कर दिया गया था। JIT फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, JIT का दूसरा सेशन भी हो गया है। इसमें हमारे पास प्रोसिक्यूशन की टीम, हमारे पास जो है CTD की असिस्टेंट स्पेशल ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ DPO साहब, इस वक्त डॉक्टर साहबा की जो सहेली है रिदा, उसका जो हस्बैंड है, उसका इस केस से क्या तल्लुक है, और क्या उसको नामजद कर दिया गया है FIR में? जी हाँ, उसको नामजद कर दिया गया है। दैट इज व्हाई ही हैज बीन अरेस्टेड एज वेल, बिकॉज ये एक प्लान के मुताबिक हुआ है जी सारा। ये प्लान जो है जी रिदा और नदीम का नहीं सिर्फ, बल्कि इसमें जो इनके हस्बैंड है वो भी इसका पार्ट एंड पार्सल है, बिकॉज ये 67 तोले सोना करीबन 2 साल पहले दिया गया था, और इसमें फिर जो ये खातून है, सॉरी डॉक्टर साहिबा ने इन रिटर्न कोई चेक्स भी फिर बाद में दिए थे, और ये क्लेम किया गया था रिदा की तरफ से कि मैंने सोना वापस कर दिया, लेकिन वो सोना वापस नहीं किया गया। वो डिफरेंट बैंक्स में रखवाया गया है डिफरेंट नामों से, और उसके अगेंस्ट लोन दिया गया। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल कि वो रिकवर कर दिया जाए, वो केस का हिस्सा बन जाए। और दूसरा जो ये है, सिंस प्रोसिक्यूशन इज विद अस एज वेल, तो हमारी कोशिश है कि केस इतना अच्छे तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट और प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में कि इन लोगों को जो है अमली सजाएं मिले जी इसमें। सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरा केस था ये डिज़ाइन किस तरह किया गया, ये जो मास्टरमाइंड था उसका तरीका वारदात क्या था, कि कितनी ड्यूरेशन में उन्होंने डॉक्टर वर्दा को ख़त्म करके गायब कर दिया, और वालिद का उस पर क्या रद्द-ए-अमल है, वो सारी अंदर की बातें आपके पास हैं, आप प्लीज़ हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, ये सारा प्रोसेस जो है आप इस तरह कह लें कि 1 से 1.5 घंटे में हो गया था, फ्रॉम द टाइम ऑफ जिस टाइम इनको पिक किया गया था, इनका कत्ल और इनकी तदफीन, ये तकरीबन सारा 1.5 घंटे में हो गया था जी। और उसके बाद फिर वालिद साहब जो उनके थे अपेरेंटली वो 6:30 बजे थोड़ा इन्होंने लाइक घबराना शुरू हो गया, फिर 9 बजे फिर ये पुलिस के पास आए, और उसके बाद जो है इनिशियली इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई कि वो शी इज नॉट आंसरिंग द फोन कॉल्स, उनका फोन बंद है। फिर जब उसकी CCTV फुटेजेस निकाली गई तो उससे पता चला कि वो अपनी दोस्त के साथ, रिदा के साथ चली गई हैं। ये आप इस तरह कह रहे कि इतनी लाइक आई मीन प्लान इस तरह किया था इन लोगों ने, यानी ये कोई सर ये तो प्रोफेशनल मर्डरर्स लगते हैं, कोई पहले भी इस किस्म के काम करते रहे, ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ एक पुलिस वाले की भी जो है वो डिसमिस हुआ है, वो भी बताएं क्यों किया गया? नहीं, डिसमिस नहीं हुआ जी। वो सिंस इनका ये क्लेम था कि रात को ही सारा कुछ इस खातून को अरेस्ट कर लिया जाए, रिदा जो है,
बिकॉज इनके साथ ही आखिरी राब्ता निकला था उनका। तो उसके लिए फिर इनका वो था, इनकी ये रिक्वेस्ट थी, उसको हम इन्वेस्टिगेट भी करें, इंक्वायर भी कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे जब प्रॉपर FIR लॉन्च हो गई तो फिर उसके बाद वो खातून वाज द फर्स्ट वन टू बी अरेस्टेड इन दैट रिगार्ड। ठीक है। तो और ये जो लोग इसमें नामजद हुए हुए हैं, क्या ये पहले भी किसी कत्ल में मुलव्वस रहे हैं? इसमें जी सिर्फ शमरेज जो है जी वो उसके अगेंस्ट कत्ल का मुकदमा भी है और उसके अगेंस्ट मंशियात के मुकदमे भी हैं जी। बाकी द रेस्ट जो है वो उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड एज सच उस तरह नहीं आया। बट ये जो रिदा खातून है और इनके हस्बैंड जो है, इनका ट्रेडर बैकग्राउंड है, इनकी अपनी दुकान है, कपड़े का कारोबार है। बट अगेन एक एट द एंड ऑफ द डे एक दोस्त ने दूसरी अपनी दोस्त को ही प्लान स्कीम के मुताबिक मरवा दिया जस्ट बिकॉज उसके बैकग्राउंड पे वो जो सोना रखवाया गया था तो वो उसको गायब करना था और उसको। ठीक है। और ये जो लेन देन के मामलात हैं ये बड़े पैमाने पर हुए हैं और सुना है कि FIA ने भी इस केस को अब बागौर जायजा लेना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल। इसमें हमने FIA को भी रिक्वेस्ट की है कि इनकी जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उसको भी देख ले, इसमें कोई और आंसर है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का आंसर है तो वो भी देख लिया जाए और उसको भी डिटेल्ड इंस्पेक्ट कर लिया जाए जी। हारून साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मुझे ये तो समझ आ गया कि 67 तोला सोना और तकरीबन 9 करोड़ रुपए इसकी मालियत बनेगी। ये मसला 50 लाख रुपया भी उन्होंने वापस जो है वो उसका मसला है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो 30 लाख रुपया देकर मुलजमों को दिया है, ये क्या आप समझते हैं कि ये उन्होंने इस तरह मनी देकर मरवाया गया है इसकी डॉक्टर साहबा को? ये 30 लाख का क्या चक्कर है, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल जी, ये सारी रिदा और नदीम जो है उनकी तरफ से प्लानिंग थी जी, और उनकी जो प्लानिंग थी उसमें इन्होंने इन बंदों को हायर किया, ये परवेज और शमरेज जो है जी, और इनसे कहा गया कि हम आपको 30 लाख रुपए देंगे और आपने इस खातून को कत्ल करना है। ये बेसिकली डील हुई थी इनकी कि, और ये सारी जो मेन बंदों को पैसे वगैरह देने का वो जो था, ये नदीम बेसिकली इसके बैकग्राउंड पे था जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब कि आपने हमें वक्त दिया, और शहजाद हसन भट्ट साहब आपका भी नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।